एक लड़की जिसकी उम्र 17 साल होती है अपने से दोगुने उम्र के व्यक्ति से बोलती है, अंकल सुहाग रात क्या होता है। वो व्यक्ति हिचकिचाता है और शर्म के मारे वहां से चला जाता है। थोड़ा टाइम बीतता है, फिर से जब वो व्यक्ति घर पे आता है, फिर से वो लड़की वही सवाल करती है कि अंकल सुहाग रात क्या होता है। वो व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद तीसरी बार फिर से वो व्यक्ति जब घर पे आता है तो वो लड़की वही सवाल करती है। वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो कभी मौका मिलेगा तो मैं करके दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा कि इस तरीके से होता है। अब उसके बाद एक बार नहीं बल्कि कई बार मौका मिलता है और वो व्यक्ति दोगुने उम्र का व्यक्ति उस लड़की के साथ सुहागरात भी मनाता है और एक बार नहीं बल्कि कई बार शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन उसके बाद जो कहानी बनती है वाकई में चौंकाने वाली होती है, शर्मसार करने वाली है। एक व्यक्ति भी इस दुनिया से चला जाता है। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर एक जिला लगता है, यहीं पर जयमालपुर थाना लगता है, यहीं पर जयवंत कला एक गांव लगता है, यहीं पर एक परिवार रहता था। उस परिवार के जो मुखिया होते हैं उनका नाम संतोष कुमार होता है, जिसकी उम्र होती है 40 साल। उनके एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटा का नाम वीरेंद्र होता है जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है और बेटी सुमन जिसकी उम्र 19 साल है। मिडिल फैमिली का परिवार है। संतोष बेहद साधारण व्यक्ति हैं, किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं, सिर्फ काम से मतलब रखते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। और वैसे ही उनका बेटा और बेटी है। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। संतोष किसानी किया करते हैं, किसानी से जो भी उपज होता है उससे अपने घर का खर्च चलाते हैं। उनका एक दोस्त होता है जिसका नाम रविंद्र गोड़ होता है, जिसकी उम्र 42 साल होती है। उनका रविंद्र गोड़ का घर पास में ही होता है, लगभग 200 मीटर दूरी पे। दोनों दोस्त होते हैं, अब से नहीं बल्कि बचपन से दोस्त होते हैं, एक दूसरे के बातों को शेयर किया करते हैं। और रविंद्र गोड़ हमेशा इनके घर पे भी आते हैं हाल चाल लेने के लिए, और ये जो संतोष होते हैं ये भी रविंद्र के घर जाया करते हैं। सब कुछ सही तरीके से चलता है, अपना किसानी करते हैं, परिवार का पालन पोषण, इसी तरीके से टाइम बीतता रहता है। लेकिन एक टाइम आता है 4 अक्टूबर 2022 सुबह 7 बजे सुमन अपने भाई वीरेंद्र से बोलती है कि भैया सुबह से पिताजी अभी तक दिखे नहीं, सुबह उठे उसके बाद दिखे नहीं, कहां चले गए। वीरेंद्र बोलता है कि खेत में गए होंगे, अभी कुछ देर में आ जाएंगे। लेकिन संतोष का कोई पता नहीं चलता है। सुबह 7 बजे से लेकर के उसके बाद दिन के दोपहर 12 बज जाते हैं, संतोष का कोई पता नहीं चलता है। वीरेंद्र सोचता है कि शायद खेत में गए होंगे। वो खेत पर जाता है और देखता है वहां उनके पिता दिखाई नहीं देते हैं। वो घर पे आता है, अपनी बहन सुमन से बोलता है कि कब दिखे थे पिताजी आखिरी बार। तो सुमन बोलती है वो तो 4 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद से सुबह से इनका कोई पता नहीं चला है। अब दोनों भाई बहन ढूंढना शुरू कर देते हैं अपने पिताजी को, अलग अलग जगहों पे पता करते हैं लेकिन कहीं भी पता नहीं चल रहा था। फिर गांव के अगल बगल एक एक व्यक्ति से पूछना शुरू करते हैं कि हमारे पिताजी कहीं दिखे क्या। तो सभी लोग बोलते हैं सुबह तो दिखाई नहीं दिए। अब पास में जिसका भी घर होता सबके पास जा जा करके पता करते हैं, लेकिन कोई भी सुराग नहीं चल रहा था। उनके दोस्त के पास यानी रविंद्र के पास जाते हैं और जो वीरेंद्र होता है अपने पिता के दोस्त रविंद्र से पूछता है कि हमारे पिताजी यहाँ पे दिखाई दिए क्या। वो सुबह से उनका पता नहीं चल रहा है। तो जो रविंद्र होते हैं वो बोलते हैं कि हमें क्या पता, वो गए होंगे कहीं पे, देख लो आ जाएंगे। लेकिन कोई भी पता नहीं चलता, धीरे धीरे शाम हो जाता है। अब ये लोग पूरे गांव में एक एक घर पे पता कर चुके थे, अब गांव के व्यक्ति भी ढूंढना शुरू कर देते हैं।
सभी लोग जंगल की तरफ जाकर के ढूंढते हैं, शायद भोर में उठ करके जंगल गए हों, वहां पे कोई जानवर पकड़ लिया हो, लेकिन जंगल में कुछ पता नहीं चलता। रात भर लोग जंगल में भी ढूंढते रहते हैं, लेकिन जो संतोष होते हैं उनका कोई भी पता नहीं चलता है। अब 4 तारीख से 5 तारीख आ जाता है। अब जो वीरेंद्र होता है गांव के कुछ लोगों को साथ में लेकर के पुलिस थाने जाता है और वहां पे अपने पिता का गुमशुदगी दर्ज कराता है। बोलता है कि साहब उन्हें ढूंढने में मदद कीजिए, वो मिल नहीं रहे हैं। तो पुलिस बोलती है कि कहीं गए होंगे रिश्तेदारी, पता कर लो, आ जाएंगे, यानी हल्के में ले लेती है पुलिस। अब वो लोग घर आ जाते हैं, अपने रिश्तेदारी कई जगह पता करते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। रिश्तेदार भी आ जाते हैं, ढूंढने लगते हैं। अब मैटर गंभीर हो रहा था। गांव के भी कुछ लोग जाते हैं पुलिस के पास, बोलते हैं साहब उनके पिताजी खो गए हैं, मदद करवाने, आप मदद करिए ढूंढने में। तो पुलिस भी ढूंढना शुरू कर देती है, जंगल में एक एक जगह ढूंढती है, लेकिन कोई रता पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस पूछताछ करती है जो वीरेंद्र होता है यानी संतोष के बेटा और बेटी से कि आपको किसी पे शक है? तो ये लोग बताते हैं कि हमारे पिताजी इतने साधारण थे, सिर्फ किसानी से अपने काम कारोबार से मतलब रखते थे, किसी से मतलब रखते नहीं थे, तो फिर शक वाली कोई बात ही नहीं है। अब पुलिस भी हैरान हो जाती है, पता करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उसके बाद जो वीरेंद्र होता है पुलिस से बोलता है कि साहब जो हमारे पिता के दोस्त हैं रविंद्र, पूरा गांव ढूंढवाने में मदद कर रहा है, लेकिन ये नहीं मदद कर रहे हैं। इनसे जब मैं पूछने गया थे, बोल रहे हैं तुम्हारे पिताजी हैं, ढूंढो, मुझे क्या पता। तो पुलिस शक के आधार पे जो रविंद्र होते हैं इनको उठा लेती है, थाने ले जाती है, इनसे पूछताछ करती है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ पे है। तो बोलते हैं हमें क्या पता, हम क्या जाने, हमें नहीं पता है कुछ। तो पुलिस को डाउट होता है उसके बात से, उसके रवैया से। तो पुलिस थोड़ा सख्ती से पूछताछ करती है, और जब अपनी, कहते हैं पुलिस जब अपनी पे आ जाए तो मुर्दे भी जीवित हो जाते हैं, तो वो तो इंसान था। अब जैसे ही पुलिस सख्ती पेश करती है, जो रविंद्र होता है वो बोलता है हाँ मैंने ही मारा है, और उसे जो लेटरिन का गड्ढा है उसमें डाल दिया है मार करके। पुलिस हैरान हो जाती है, तुरंत रविंद्र को उठा करके लाती है गांव में, और वहां पे जो लेटरिन का गड्ढा होता है उसे खोला जाता है। पूरी तरह से गंध बदबू दे रहा था, क्योंकि वो लेटरिन का गड्ढा था तो उसमें तो गंध रहेगी ही, प्लस उसके अंदर देखते हैं तो लाश तैर रही है। पुलिस भी हैरान हो जाती है, लाश को उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। रविंद्र से जब पूछताछ करती कि आखिर तुमने मारा क्यों, तुम्हारा ही तो दोस्त था, बचपन का दोस्त था, फिर क्यों मारा तुमने? तो बोलता है कि इसकी बेटी सुमन के कहने पे मैंने मारा। अब पुलिस और हैरान हो जाती है, जो लोग होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर उसकी बेटी के कहने पे क्यों मारा, उसकी बेटी क्यों मरवाएगी अपने पिता को। उसके बाद जो रविंद्र होता है एक कहानी सुनाता है, जिसको सुनने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इस दुनिया में इस तरीके के भी लोग होते हैं। वो बताता है कि जो संतोष है वो मेरा बचपन का दोस्त है, हम लोग एक दूसरे के घर आया जाया करते हैं, मैं भी जाता था, सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। लेकिन एक दिन जब मैं गया, आज से 2 साल पहले, तो इनकी बेटी जो सुमन थी वो मेरे से बोलती है कि अंकल सुहाग रात क्या होता है। तो मुझे बहुत अजीब लगा, मैं वहां से चला गया। लेकिन उसके बाद फिर से जब दोबारा जो रविंद्र होता है संतोष के घर गया, तो फिर से सुमन वही सवाल पूछती है। तो थोड़ा मुस्कुराता है रविंद्र और अपने घर चला जाता है। लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर से जब रविंद्र संतोष के घर जाता है, तो फिर से सुमन वही सवाल करती है कि अंकल सुहाग रात क्या होता है। रविंद्र था, ये बोलता है कि चलो ठीक है, कभी टाइम मिलेगा तो मैं करके दिखाऊंगा। उसके बाद टाइम मिलता है, क्योंकि ये दोस्त था तो कोई शक भी नहीं करता था, और एजेड भी था, लगभग उम्र 42 साल, और उधर 19 साल की लड़की थी। अभी आता है, उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, यानी सुमन के साथ। जो रविंद्र होता है एक बार नहीं बल्कि कई बार, अबे दोनों एक दूसरे के प्यार में लिप्त हो जाते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, शारीरिक संबंध। जब भी मौका मिलता था, जब भी संतोष अपने खेतों पे जाया करता था, ये रविंद्र संतोष के घर पे आ जाता और सुमन के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है।
लेकिन कहते हैं कि गलत काम कितना भी शातिर तरीके से करो, कभी न कभी इसका खुलासा हो ही जाता है। एक दिन संतोष जो होते हैं, ये अपने खेत पर से अपने घर आते हैं। दोपहर का टाइम होता है। आते हैं तो अंदर से दरवाजा बंद होता है और उस दरवाजे में एक तरफ से छेद था और वहां से देखते हैं अंदर कि आखिर दरवाजा क्यों बंद है। और जब संतोष अंदर देखते हैं तो अंदर का नजारा देख करके उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो उनकी बेटी सुमन, जिसकी उम्र 19 साल हो चुकी थी, वो उनके ही दोस्त यानी रविंद्र के साथ, जिसकी उम्र उस लड़की से दोगुना है, उसके साथ बिना कपड़ों के आपत्तिजनक अवस्था में होती है। जब संतोष ये देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। उसके बाद सुमन जल्दी जल्दी कपड़े पहनती है और दरवाजा खोल देती है। वो अंदर आते हैं। ये सब देख करके वो हैरान हो जाते हैं। उसी समय हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं अपने दोस्त से कि दोस्त, जो भी तुमने किया है सही नहीं किया है, लेकिन आज से ऐसा मत करना। अपने बेटी से भी हाथ जोड़ते हैं कि बेटी, तुम मेरी इज्जत हो, अगर तुम ऐसा करोगी, अगर दुनिया वालों को पता चल गया तो फिर मेरी इज्जत का क्या होगा। और अपने दोस्त से बोलते हैं कि दोस्त, तुम अगर मेरे सच्चे दोस्त हो तो आज के बाद मेरे घर नहीं आओगे। अब जो रविंद्र होता है वो सुन तो रहा है, लेकिन उसके अंदर बातें धंस नहीं रही हैं। उस समय तो रविंद्र चला जाता है। उसके बाद संतोष अपने बेटे से बोलते हैं कि हमें बेटी का शादी दिसंबर महीने में ही करना है, क्योंकि 4 अक्टूबर की यह घटना थी। अब शादी की तलाश करने लगते हैं सुमन की। जब संतोष शादी की तलाश करने लगते हैं तो अलग अलग जगह पे भटकते हैं, लेकिन एक जगह रिश्ता तय हो जाता है और शादी की तारीख पड़ने लगती है। उधर से लड़के वाले आते हैं, लड़की को देखते हैं। सब कुछ सही था, जहां पे शादी लगी थी वहां का भी माहौल सब कुछ सही था। शादी तय हो जाती है, लेकिन सुमन को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि वो अपने पिता के दोस्त से प्रेम करती थी। तो वो सोच रही थी कि मैं इन्हीं के साथ रहूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। इसके लिए जो सुमन होती है, रविंद्र से बोलती है कि ऐसा करिए कि आप मेरे पिता को खत्म कर दो। तो रविंद्र ये सुनकर के चौंक जाते हैं कि एक बेटी अपने पिता को खत्म करने की बात कर रही है। वो बोलते हैं कि आखिर तुम अपने पिता को क्यों मरवाना चाहती हो। तो सुमन बोलती है कि आप मेरे पिता को खत्म कर दो, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेंगे तो मेरी शादी करा देंगे। उन्हें इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम उन्हें जितना जल्दी हो सके खत्म करो। तो रविंद्र जो है ये मना कर देता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद सुमन बोलती है कि अगर आप ये सब नहीं कर पाए, मेरे पिता को नहीं खत्म करोगे, तो मैं दुनिया वालों से, गांव वालों से चीख चीख करके बोलूंगी कि ये व्यक्ति मेरे साथ गलत काम करता है और तुम्हारी भी बेइज्जती होगी। ये सुन करके रविंद्र हैरान हो जाता है और वो एक प्लानिंग बनाता है और अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो जाता है। 4 अक्टूबर 2023 को जब संतोष सुबह 4 बजे उठता है और थोड़ा बाहर निकलता है, और ये सुमन भी तैयार थी, और इसका दोस्त आता है और बोलता है, और दोस्त कैसे हो। और जो संतोष होता है इसको पकड़ लेता है पीछे से, और उसकी बेटी सुमन वार कर देती है उसके सिर पे और चोट लग जाती है, और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है संतोष की। और ये लोग उसे छिपाने के लिए उसकी लाश को लैट्रिन का जो गड्ढा था उसका और एक ढक्कन होता है उसे उठा करके उसी में डाल करके फिर बंद कर देते हैं। और फिर जो रविंद्र होता है ये अपने घर चला जाता है। एक चीज और, ये जो रविंद्र था इस घटना में खुद ही अकेले नहीं शामिल था, बल्कि अपने बेटे गौतम, जिसकी उम्र 22 साल होती है, उसको भी इस घटना में मारने के लिए, संतोष को मारने के लिए शामिल करता है। यानी 3 लोग मिलकर के मारते हैं। ये जो सुमन और गौतम और रविंद्र गौड़, ये तीनों मिलकर के मारते हैं और संतोष को मारने के बाद लैट्रिन के गड्ढे में डाल देते हैं। उसके बाद रविंद्र अपने घर चला आता है और सुमन उधर सुबह 4 बजे का घटना था, 5, 6, 7 लगभग 2-3 घंटे बाद ये सुमन नाटक करना शुरू कर देती है कि मेरे पिताजी कहाँ गायब हो गए, और अपने भाई से बार बार बोलना शुरू कर देती है। लेकिन कहते हैं कि क्राइम कितना भी शातिर तरीके से किया जाए, इसका खुलासा कभी न कभी जरूर होता है। इनका भी खुलासा हुआ। तीनों लोग सलाखों के पीछे हैं।
पुलिस का कहना है कि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद इन्हें गंभीर धाराओं में सजा भी मिलेगी। बाकी इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। आप इस पूरी घटना पे क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।